चलिए दोस्तों, तो आज हम फिजिक्स का टॉपिक आगे बताते हैं। कल हमने आपको समझाया था। देखिए, चित्र के माध्यम से समझेंगे। फिजिक्स का मतलब क्या होता है, अगर हम उसको डायग्राम विथ डायग्राम से अगर उसको हम समझेंगे तो इतना आसान होता है कि यहीं पर याद हो जाता है। तो कैसे? कल हमने आपको बताया था, इधर देखना, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर स्थित कल हमने बताया था, यहाँ निरक्ष की जगह अक्ष बताया था हमने आपको। अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता ज्ञात करनी है। उसका हमने डेरिवेशन बताया था आपको, सिंपल तरीके से बताया था कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कितने आसान तरीके से। आज हम बताएंगे निरक्ष पर। कल बताया था अक्ष पर, आज बताएंगे हम निरक्ष पर। इसका ये डायग्राम है, इसको हम समझेंगे और इसी डायग्राम से इसको इसका डेरिवेशन हम निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ डायग्राम को समझना है, बिल्कुल वैसे ही है जो हमने डेफिनेशन डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर लिखवाई थी, सिर्फ वैसे ही है। माना के परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में कोई एक माध्यम होगा, बिंदु ए और बी पर क्रमशः -q और +q आवेश स्थित हैं। यही हमने आपको कल बताया था, बिल्कुल ऐसे ही -q और +q आवेश स्थित है। इसके बाद हमने क्या बताया था, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है, जो कि अत्यंत अल्प है। और जब भी अत्यंत अल्प यानी कम दूरी की बात हो और क्या है, समान परिमाण और असमान आवेश हो, विपरीत आवेश हो, तो आपको पता है कि विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है यहाँ। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। तो क्या है, ये 2l अत्यंत अल्प है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या करेंगे, हमें इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कल भी हमने यही बताया था कि बिंदु P पर हम एकांक आवेश लेते हैं, एकांक धनावेश लेते हैं, और इस बिंदु पर हम क्या निकालेंगे, तीव्रता निकालेंगे। तो जो हमने इसमें आपको डायग्राम में समझाया है, वही आपको यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखनी है। यानी इसको समझ के मुझे हिंदी यहाँ पर लिखेंगे हम। माना के परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में बिंदु ए और बी पर क्रमशः -q व +q आवेश क्या है, इसमें स्थित है। देखिए, बिल्कुल याद नहीं करना है इसको, स्थित है। हम इसको समझ के ही हम इसमें लिख रहे हैं, जो हमने आपको इसमें समझाया है वही इसमें लिख रहे हैं। दो आवेश हैं, उस पर क्रमशः -q +q आवेश स्थित है। अब क्या करेंगे, इस दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी 2l है। कितनी है, ये है 2l, यहाँ लिखेंगे 2l, जो क्या है, 2l अत्यंत अल्प है, हमें क्या करना है, इसके मध्य बिंदु O से, जो कल हमने डेरिवेशन बताया था आपको, उसमें भी यही समझाया था कि इसके मध्य बिंदु O से इसकी अक्ष पर स्थित बिंदु P पर, इसमें क्या करेंगे, इसके मध्य बिंदु O से इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित निरक्ष पर, किस पर, निरक्ष पर निकालना है। कल जो हमने बताया था अक्ष पर, आज निकालना है निरक्ष पर। स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। स्मॉल r दूरी पर स्थित निरक्ष पर बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बिंदु P पर एकांक आवेश लेंगे। इसके लिए हम बिंदु P पर एकांक आवेश, एकांक कौन सा आवेश, धनावेश, धनावेश लेते हैं। देखिए घबराना नहीं है, आपको हम पूरा समझाएंगे। इस डायग्राम से हमने जो इतना लिखा है इसी डायग्राम से लिखा है। आपको समझ में आया होगा कि जो कल हमने बताया था अक्ष पर और निरक्ष पर सेम वैसे ही, उसमें क्या था, अक्ष बनाई थी एक हमने, आपको ध्यान रखना है, एक लाइन बनाई थी, उसकी अक्ष पर बिंदु P और उस पर तीव्रता निकाली थी। ये क्या निकालना है, एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे हम इसमें, जो कि ये है समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे और इसके माध्यम से हम क्या निकालेंगे, तीव्रता निकालेंगे। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो इसके आगे बताते हैं। देखिए कितना सिंपल है। अब क्या करना है, जब इतना ये भाषा लिखने के बाद इसी डायग्राम के माध्यम से भाषा लिखी है हमने, अब क्या करेंगे, तब क्या होगा, तब बिंदु A पर स्थित, अब लिखेंगे यहां पर, चलो ये मिटा देते हैं थोड़ा, अब क्या करेंगे इसमें, देखिए तब बिंदु A पर स्थित, तब बिंदु A पर स्थित क्या है, -q आवेश, -q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता निकालेंगे। बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता देखिए क्या होगी कि E और बिंदु A पर निकाल रहे हैं तो नीचे इंडेक्सेस में A लगाएंगे, बराबर, कल हमने अक्ष में बताया था 1/4πε0 k इनटू आवेश क्या रहेगा Q, और नीचे क्या होता है R स्क्वायर होता है, तो ये होगा AP का स्क्वायर, क्योंकि बिंदु A पर स्थित Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता यहां से लेके यहां तक, यानी कि AP का स्क्वायर, यहां लगाएंगे AP का स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, ये क्या मात्रक, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। और ये कौन सी दिशा में रहेगा, P दिशा में रहेगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, तब बिंदु A पर निकाल ली, अब बिंदु B पर निकालेंगे। इसी प्रकार बिंदु B पर क्या निकालेंगे, बिंदु B पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण, वहां माइनस आवेश था, यहां प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता निकालेंगे। बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता निकालेंगे। देखिए क्या रहेगा, यानी तीव्रता E इंटेंसिटी और इंडाइसेस में B क्या रहेगी, 1/4πε0 k इनटू Q बटे, नीचे क्या इसमें क्या रहेगा, बिंदु B से P पर, तो BP का स्क्वायर क्या रहेगा, BP का स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये हो गया समीकरण 2। अच्छा ये किस दिशा में होगा, BP दिशा में, तो इसकी डायरेक्शन लिख देंगे हम BP दिशा में। यहां तक समझ में आया, E पर हमने तीव्रता निकाली और बिंदु B पर हमने स्थित Q आवेश के कारण बिंदु B पर तीव्रता निकाली। ये दोनों समीकरण 1, इसका नाम समीकरण 2, ये निकालेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, जब हमें परिणामी तीव्रता निकालना है, उसमें हमने जब परिणामी तीव्रता निकाली थी तो क्या था, EA बड़ा था EB से, यानी EA ग्रेटर देन EB, यही था। इसमें क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज PLMN की रचना करेंगे। इसमें जब परिणामी तीव्रता निकालेंगे तब क्या करेंगे, PLMN समांतर चतुर्भुज की एक रचना करेंगे। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
चलिए देखिए अब क्या करेंगे हम इसमें, जब परिणामी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता के लिए परिणामी तीव्रता के लिए हम एक समांतर चतुर्भुज कौन सा समांतर चतुर्भुज, PLMN, जो हमने ये बनाया PLMN की रचना करेंगे, PLMN की रचना करेंगे। ठीक है, क्या क्यों की हमने ये रचना, क्योंकि मुझे परिणामी तीव्रता निकालनी है, इसलिए हमने बिंदु P पर परिणामी तीव्रता के लिए हम एक समांतर चतुर्भुज PLMN की रचना करेंगे। अब इसमें देखिए PAO कोण PAO बराबर कितना है, थीटा। कोण PBO ये भी कितना है, थीटा, ये दोनों बराबर है। अब देखिए इसमें MNP कोण MNP कितना है, 2 थीटा, तथा कोण जो रहेगा MNP कितना दिया है इसमें, 2 थीटा। तो इसमें देखेंगे 2 थीटा और इसमें हम मान रखेंगे, कितना मान रखेंगे, 2 थीटा मान रखेंगे इसमें। तो ये MPN का मान दिया है, इसमें कितना दिया है MPN का मान, 2 थीटा, MPN बराबर 2 थीटा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब इसके लिए क्या करेंगे, तब बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी तीव्रता कैपिटल E बराबर, देखिए इसमें कैसे निकालेंगे, EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA EB cos थीटा। देखिए इसमें क्या करेंगे, EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA EB cos थीटा। इसमें थीटा का मान कहां से आया, ये है cos थीटा, इसका मान cos थीटा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सिंस EA जो है वह किसके बराबर है, EB के बराबर है, EB के बराबर है। तो जहां पर EB है उसकी जगह हम EA रखेंगे। देखिए यहां पर कैपिटल E बराबर, यहां हो जाएगा EA का स्क्वायर, यहां पर भी हो जाएगा EA का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जहां जो EB है इसकी जगह हमने क्या रखा, EA रखा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। प्लस 2EA और EB है तो इसकी जगह फिर से हम EA लिखेंगे और ये है cos थीटा। देखिए कितना आसान है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, एक एक स्टेप बताएंगे आपको। EA और EA मिलकर कितना हुआ, 2EA, EA और EA मिलकर कितना हुआ, 2EA का स्क्वायर, 2EA का स्क्वायर प्लस यहां देखिए 2EA और EA यानी EA का स्क्वायर और ये है क्या, cos थीटा। ठीक है, अब यहां पर देखिए कैपिटल E बराबर, यहां हो जाएगा 2EA का स्क्वायर प्लस इसको EA को आगे लिख लेंगे हम। क्यों लिखा आगे, क्योंकि यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है, देखिए हम बनाएंगे और 2 cos थीटा पीछे लिख लेंगे। यहां देखिए 2 cos थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा -1। 2 cos थीटा बराबर क्या होता है, 2 cos थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा -1। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे,
2 cos थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए कैपिटल E बराबर 2EA का स्क्वायर प्लस EA का स्क्वायर। अब देखिए 2 cos थीटा है, इसकी जगह क्या लिखेंगे मान, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पर हम रख देंगे। तो इसकी जगह मान रखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा 2 cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ लिख देंगे हम 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया, देखो कुछ नहीं किया इसमें, यहाँ तक तो जो अक्षुपण निकाला था बिल्कुल वैसे ही है, ये डायग्राम इसका है, इस वैसे ही। अब क्या करेंगे, इसमें परिणामी तीव्रता के लिए हम एक समांतर चतुर्भुज PLMN की रचना करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है, और कोण PAO थीटा BPO जे भी कितना है थीटा, और यहाँ पर देखिए MNP जे भी कितना है 2 थीटा। अब यहाँ देखिए तब बिंदु P पर क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता, तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे ना यहाँ पर। तो कैपिटल E बराबर EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2 EA EB cos थीटा। cos थीटा कहाँ से आया, इसका मान है cos थीटा, तो ये cos थीटा हो गया है, cos थीटा ही होता है डेरिवेशन में। इसके बाद देखिए जहां पर EB है, यानी कि EA और EB ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो मतलब हम EA की जगह EB रख सकते हैं या फिर EB की जगह EA रख सकते हैं। तो जहां पर EB है उसकी जगह हम EA रख देंगे। देखो यहाँ पर EA का स्क्वायर, इसकी जगह हमने EA का स्क्वायर प्लस 2 EA, फिर EB है तो EA रख दिया और cos थीटा। इसके बाद देखिए ये दोनों जुड़ गए तो 2 EA का स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पर EA और EA का स्क्वायर हो जाएगा और cos थीटा। इसके बाद देखिए 2 EA का स्क्वायर प्लस यहाँ पर EA को पहले कर लिया, 2 इसके साथ लगा दिया 2 cos थीटा, क्योंकि 2 cos थीटा का मान होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos थीटा का मान कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक देखिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो चलिए इसके आगे बताते हैं हम आपको, यहां तक ये सॉल्व हो गया, इसके आगे बताते हैं। अब क्या करेंगे इसमें, देखो कैपिटल E बराबर कितना लिखा 2EA का स्क्वायर, यानी 2EA का स्क्वायर प्लस यहाँ पर है EA का स्क्वायर का गुणा करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा में, तो कितना होगा 2EA का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, 2EA का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा गुणा कर देंगे अंदर हम, और फिर करेंगे EA का स्क्वायर का गुणा करेंगे हम किसमें करेंगे, इसमें 1 में करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर EA का स्क्वायर माइनस 2EA का स्क्वायर। अब देखिए यहां से, इसमें देखिए 1 मिनट, यहाँ पर 2 cos थीटा है, यहाँ पर कितना है 2 cos थीटा है, यहाँ पर 2 cos थीटा है, तो यहाँ पर 2 cos थीटा है, यहाँ पर 2 cos थीटा कर लीजिए, और यहाँ पर 2 cos थीटा, यहाँ पर 2 cos थीटा है, यहाँ 2 cos थीटा का मान ये होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर 2 कर लीजिए, यहाँ पर 2 कर लीजिए, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2EA का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखिए 2EA का स्क्वायर से 2EA का स्क्वायर कट गया, क्या बचा देखिए कैपिटल E बराबर 2
ये वर्ग है तो ई ए बचा यहाँ पर, क्योंकि वर्ग से वर्ग कट गया। यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है तो cos थीटा बचा। ये इतना बचा, देखिए इतना बचा। इसको समीकरण दे देंगे 3। अब इसमें क्या करेंगे, जो ई ए है इसमें देखिए ई ए का मान रख लेंगे। इसमें ई ए का मान देखिए यहाँ पर है, देखिए इसमें यहाँ पर है लिखा ना ई ए का मान, तो देखो इसमें ई ए का मान रख देंगे हम 2 इंटू ई ए का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यूब बटे ए पी का स्क्वायर, ये मान रख दिया, और बाद में cos थीटा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब मुझे कुछ मान की जरूरत पड़ेगी। एक तो cos थीटा का मान इसमें जरूरत पड़ेगी, और ए पी का स्क्वायर का मान क्या है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ साइड में निकालेंगे मान इसके। कैसे निकालेंगे, ए पी तो समकोण त्रिभुज यहाँ लेंगे हम पी ओ एम एन, एक कोई ले लेंगे, एक ये है समकोण त्रिभुज, एक ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कब होता है, जब 90 डिग्री का कोण यहाँ बने, और 90 देखिए यहाँ पर देखिए ना 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, देखिए ऐसा बन रहा है समकोण, और एक इस साइड बन रहा है समकोण। तो इसको ले लेंगे हम पी ओ एम एन, तो यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी ओ एम एन। अब इसमें ले क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग यानी एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग यानी ओपी का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग ओ ए का स्क्वायर। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाई है हमने, कर्ण का वर्ग यानी एपी का स्क्वायर, लंब का वर्ग ओपी का स्क्वायर, ये आधार का वर्ग ओ ए का स्क्वायर। अब देखिए इसमें एपी का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर, देखिए ओपी का मान कितना है आर, आर का स्क्वायर, ओ ए का मान देखिए ओ और ए, देखिए ये पूरी कितनी है 2l, तो आधी कितनी होगी l, ये भी आधी l होगी, तो ये पूरी 2l है तो आधी l आधी l, तो ये कितनी होगी l, तो यहां लिखेंगे l का स्क्वायर। अब AP का मान निकालना है मुझे, तो यहां पर देखिए r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर के पावर 1/2, या तो इसको 1/2 लिख दो या फिर इसका रूट कर दो, तो ये AP का मान हो गया है। ठीक है, अब मुझे निकालना है cos थीटा, एक और मान निकालना है मुझे cos थीटा। cos थीटा का कैसे निकालेंगे, अच्छा cos थीटा बराबर होता क्या है, इसी में से निकालेंगे cos थीटा। cos थीटा बराबर, अच्छा एक फॉर्मूला मैथ में पढ़ा होगा आपने, ये फॉर्मूला मैथ में पढ़ा है आपने, लाल बटे कक्का शॉर्ट में 10th क्लास में। तो sin cos, cos यानी a आधार के कर्ण, यहाँ cos आ रहा है ना, तो a आधार हुआ, तो इसमें देखिए आधार क्या है OA, ठीक है, कर्ण क्या है इसमें, कर्ण देखिए AP, तो यहाँ लिखेंगे OA AP। अब देखिए OA का मान कितना है इसमें L, और AP का मान जो अभी बिल्कुल अभी हाल निकाला है, अभी हाल आपके सामने निकाला ना AP का मान, तो AP का मान रख देंगे इसमें r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर की पावर 1/2। तो देखिए ये cos थीटा का मान निकल आया है, और ये AP का मान निकल आया है। अब क्या करेंगे हम, इसमें cos थीटा का मान रख देंगे, और यहाँ पर AP का मान रख देंगे, AP का ये है और cos थीटा का मान ये रख देंगे। cos थीटा का ये निकल आया है और AP का ये मान निकला है, इन दोनों को हम यहाँ रख देंगे। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो चलिए इसके आगे बताते हैं हम आपको। देखिए अब क्या करेंगे, ये दोनों मान इसमें रख देंगे, कैपिटल E बराबर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यूब, यहां देखिए AP स्क्वायर, तो AP स्क्वायर का मान देखिए ये है, AP स्क्वायर का मान देखिए ये निकाला ना, ये है ना AP स्क्वायर का मान, तो AP स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे R स्क्वायर L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। cos थीटा की जगह क्या रखेंगे L बटे R स्क्वायर L स्क्वायर की पावर 1/2।
देखिए ये cos थीटा की जगह ये मान आ गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, कैपिटल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को आगे लिख लेंगे और ये 2 है तो इसके साथ लिख लेंगे Q इंटू ये 2L ये साथ में आ जाएगा और नीचे लिख देंगे r² प्लस l² और r² प्लस l² की पावर 1/2। अब आपने पढ़ा है, हमने बताया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमने आपको समझाया था मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कहलाता है, इसका फॉर्मूला समझाया था स्मॉल p बराबर q इंटू 2l। यहाँ पर देखिए वही है q इंटू 2l, सिंस स्मॉल p यानी क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है q इंटू 2l, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे स्मॉल p लिख सकते हैं ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और q इंटू 2l यानी स्मॉल p r स्क्वायर सॉरी r² l² की पावर 1/2, ठीक है। अब इसमें देखिए हमने पहले बताया था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है, L क्या है अत्यंत अल्प है, बहुत कम दूरी होती है L किसकी तुलना में r² की तुलना में, इसलिए r² की तुलना में l² को हम नगण्य मान लेते हैं, नगण्य हो जाती है। तो वही यहाँ पर करेंगे कि यहाँ लिखेंगे सिंस L लेस देन r, इसलिए l² लेस देन r²। इसका क्या मतलब हुआ, r² की तुलना में l² नगण्य ना के बराबर, r² की तुलना में जो ये दूरी है ये बहुत नगण्य कम है, तो यहाँ लिख देंगे r² की तुलना में l² क्या है नगण्य है, ठीक है। अब इसको हम आगे करेंगे सॉल्व, तो जहां पर l² है ये तो नगण्य हो जाएगा, ठीक है, ये नगण्य हो गया और ये नगण्य हो जाएगा। अब इसमें क्या बचेगा ये देखना है, यहां पर देखिए 1/कैपिटल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू स्मॉल p। अब यहां समझ में आया आपको कि l² क्यों नगण्य है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है उसमें दूरी अत्यंत अल्प होती है, इसलिए r² की तुलना में हम l² को क्या मान लेंगे नगण्य मान लेंगे। इसमें ये ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से, ये नगण्य हो जाएगी दूरी, हमेशा नगण्य दूरी रहेगी इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें तो ये तो नगण्य हो जाएगा, यहाँ देखिए r² प्लस l² पावर 1/2, ठीक है। अब ये नगण्य हो जाएगा तो यहाँ देखिए कैपिटल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू p बटे r की पावर 3, जो क्या है न्यूटन पर कूलम, ये उसका मात्रक है और यही क्या है निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू p स्मॉल p बटे r की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये क्या है निरक्ष पर, किस पर है निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, हमने अक्ष पे भी बताया और निरक्ष पे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको सिर्फ वही इसमें भाषा लिखना है चित्र के माध्यम से, इसमें डायग्राम ये बनाना है, एक समांतर चतुर्भुज बनाना है, इसके बाद इसका जो डेरिवेशन है बहुत इजी है, ये पूरा मैथ की तरह है, देखिए बिल्कुल आपसे मैथ आती है तो देखिए बिल्कुल सरल है ना, इसको रटना है आपको, तो इसको सीखना है एक बार, तो ये सीख लीजिए और ये समझ में आया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस पर निकालिए तो VA दिशा में, ये डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी VA दिशा में, ये जरूर लिखना है इसमें। तो
मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। और मैं क्या करता हूँ, फिजिक्स को डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, इसी से आपको समझ में आएगी और इससे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा डायग्राम के थ्रू इसको समझने का प्रयास कीजिए, आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमेशा ही याद होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।